नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मनोज मेवाड़ा दीप दर्शन विद्या संकुल से आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 पाठ 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा यह पाठ बचेंद्री पाल जी ने लिखा है और यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है या यूँ कहे पर्वतारोही यात्रा वृत्तांत है। इसमें इस पाठ में बचेंद्री जी ने अपने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के अनुभव को स्पष्ट किया है। उन्होंने क्या क्या आपदाएं झेलनी पड़ी, क्या क्या मुसीबतें आई और उनका सामना कैसे किया, तो ये सारा अनुभव इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है। तो अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ते हैं ताकि उनके अनुभवों को हम समझ सकें, देख सकें। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि हमारा ये पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बचेंद्री पाल जी ने लिखा है। तो अब हमारे पाठ की ओर बढ़ते हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। कब चला? 7 मार्च को। कहाँ से चला? दिल्ली से। कहाँ के लिए? काठमांडू के लिए। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, यानी कि एक दल इनसे पहले चला गया था, उनके बाद ये जा रहे थे, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। यानी कि रास्ता कैसा था? दुर्गम था, जहाँ पर मुश्किल से पहुंचा जाए। तो उस रास्ते को साफ करने के लिए एक दल पहले इनसे आगे चला गया था। नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। यानी कि ये नमचा बाजार जो है, यहाँ से इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को देखा था, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। जो नेपाल के अंदर नेपालियों में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। मुझे यह नाम बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल यानी कि प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज लग रहा था। यानी कि पर्वत की शिखर पर, चोटी पर एक बर्फ का बहुत बड़ा फूल जैसा दिख रहा था, जो कैसा लग रहा था? एक ध्वजा की तरह लग रहा था, जो लहरा रहा हो। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक के कारण बनता था। जो ध्वज उनको दिखाई दे रहा था, इसके बारे में इनको बताया गया कि ये 150 किलोमीटर या इससे भी तेज़ गति से हवा चलने के कारण ऐसा फील हो रहा है या महसूस हो रहा है, क्योंकि तेज़ हवा से सूखा बर्फ़ पर्वत पर उड़ता रहता था। क्योंकि तेज़ हवा है, उसकी वजह से जो बर्फ़ है वो उड़ता रहता था। बर्फ़ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। बर्फ़ का यह ध्वज 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। जब मौसम खराब रहता है तब बहुत ये जो तूफान है इनका सामना करना पड़ता था। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था।
फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जो बर्फ़ का तूफ़ान है उसको लेकर के ये डर रही थी, लेकिन फिर भी एवरेस्ट के प्रति इनका चढ़ने की जो तीव्र इच्छा थी या आकर्षण था, वो चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। यानी कि उनके साथ में जो कुली था, जो सामान उठा के ले चल रहा था, तो शेरपा नाम का कुली था, तो उसकी मृत्यु हो गई थी और उस मृत्यु का समाचार उन्हें मिला तो वो सभी दुखी हो गए थे। और उनकी मृत्यु किससे हुई थी? हिमस्खलन से। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान नीचे खिसक आई। बर्फ़ की एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे की ओर लुढ़क गई। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। कुल 16 कुली थे, उसमें से एक की मृत्यु हो गई और 4 बुरी तरह से घायल हो गए थे। ये समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद अर्थात एक उदासीपन को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी कि ये बहुत बड़ा अभियान है, बहुत ही मुश्किलों से भरा है और इसके लिए यदि किसी की मृत्यु होती है तो भी हमें इसे स्वीकार करके हमें फिर हमारे गंतव्य की ओर बढ़ना चाहिए। ये उनके कर्नल खुल्लर ने कहा था। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। 26 मार्च को वो पेरिस आ गए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत करा दिया। यानी कि जो दुर्घटना हुई थी उसके बारे में इनको बताया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 यानी कि 6000 मीटर, जो उनका कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। यानी कि वहाँ तक वो आसानी से जा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। यानी कि कहाँ कहाँ मुसीबत है, क्या है, उसके लिए उन्होंने झंडियाँ लगा ली और रास्ता साफ कर लिया। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की जो नदी हैं और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। यानी कि बर्फ़ गिर रही है और ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ की नदी है वो बह रही है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। यानी कि हिमपात जो हो रहा है उसके कारण जो हम मेहनत करके आए हैं वो भी बेकार हो सकती हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हिमपात हो रहा है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। यानी कि पहले कूली की मृत्यु हुई थी, अब एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। यानी कि जो उम्मीद थी वो उनकी टूट रही थी। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था। यानी कि एवरेस्ट को उन्होंने पहले भी 2 बार देखा था, लेकिन बहुत दूरी से उन्होंने देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर यानी कि आश्चर्यचकित होकर के खड़ी रह गई और एवरेस्ट लाओत्से से नुस्से की ऊंचाइयों से घिरी हुई
पहाड़ी थी, बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही, यानी कि जो बर्फीली नदी है उसको वो देख रही थी। हिमपात अपने आप में एक तरफ से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था, यानी कि हिमपात हो रहा था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है। जब ग्लेशियर बहता है तो बर्फ़ में क्या होती है, हलचल होती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें क्या होती है, तत्काल के गिर जाती है और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। और सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार इस दरार के गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का ख्याल ही डरावना था, यानी कि बर्फ़ के पिघलने या बर्फ़ की चट्टानों का गिरना, हिमस्खलन होना, ये सिर्फ विचार ही बहुत भयानक या डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा, यानी कि 1 दर्जन अर्थात 12 आरोहियों का मतलब जो चढ़ने वाले हैं, पर्वत पर चढ़ने वाले लोग हैं, उनको प्रतिदिन छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। किन्होंने दी थी? डॉक्टर मीनू मेहता ने दी थी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था, यानी कि उनका कैंप 1 जो था वहाँ से सामान लेकर के फिर वो ऊपर चढ़ने के लिए तैयार थे। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चल रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था, यानी कि बर्फ़ चलते समय जो उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वॉकी टॉकी उनके साथ में था, जिसे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे, यानी कि उनका जो बोलने का जो यंत्र था, चलते वक्त जो उनकी सूचना, उनकी जानकारी वहाँ पर पहुँचाने वाला था, तो वो उनके साथ था, जिससे वो जानकारी दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुँचने की सूचना दे दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुँचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया, यानी कि इससे पहले 3 कैंप लगाए थे, अभी ये 4था कैंप उनका लगा था। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटे सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कह कर के दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है, यानी कि वो अभी नई हैं, एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ रही है या नई सीख रही हैं, और उनका ये अभियान जो है वो पहला ही है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। उन्होंने क्या कहा, कंधे पर हाथ रखे, कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, यानी कि पर्वतों में रहने वाली लड़की हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए, यानी कि पहले प्रयास में आपको चोटी पर पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में लोहत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तसारिंग मेरे तंबू में थे। एन डी शेरपा
तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। यानी कि वो दूसरे तंबू में थे और ये 3 नंबर के तंबू में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। जब सो रही थी तो कोई मजबूत चीज़ उनके सर से टकराई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ और एक ज़ोरदार आवाज़ आई। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ़ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। एक विशाल हिमपुंज, बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा बना गया था। हिमखंडों, बर्फ़ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ के इस विशालकाय पुंज ने, यानी कि बहुत बड़े बर्फ़ के टुकड़े ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज़ गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। यानी कि उनका जो कैंप लगा हुआ था, जो तंबू लगे हुए थे, उनको पूरा तहस नहस कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। सबको चोट तो लगी थी लेकिन कोई भी मरे नहीं थे, यानी कि मृत्यु किसी की नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। यदि वो थोड़ी सी देर कर लेते लोब्सांग तो मृत्यु हो सकती थी। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। यानी कि बर्फ़ से उनको बाहर निकाल लिया गया। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। यानी कि 1 से 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद ने बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। यानी कि इतनी ऊंचाई पर जो सुरक्षा का कार्य किया गया, ये बहुत बड़ा साहस का काम था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा था। यानी कि जो नीचे का जो कैंप था, कैंप 1 में उनको भेजना पड़ा था। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? उसको पूछा कि क्या आप डर रही थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? उनको पूछा गया, क्या चाहते हो? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। यानी कि किसी भी हिचकिचाहट, कोई भी प्रकार की हिचकिचाहट उनके दिल में नहीं। उन्होंने सीधा और साफ मना कर दिया कि वो नीचे नहीं जाएगी। अब आगे पाठ का विवरण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ अब तक के लिए यहीं तक हमारा पाठ। आपने वीडियो शांतिपूर्वक सुना और समझा, अतः आपको धन्यवाद।